हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जो सीडीपी की सीरीज़ में ये हमारी 19 वीडियो रहेगी। आज हम करेंगे 2017 का जो पीआरटी का पेपर बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। और लगभग मैंने 90 या 20 प्लस जो पेपर है वो करवा दिए हैं। लगभग एक 2023 का पीआरटी का बचता है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। वो जब मुझे पेपर मिलेगा तो मैं उसको भी आपको डिस्कस करूँगी। तो आज हम करेंगे 2017 का जो सीडीपी है उसका सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद कल से मैं आपको हरियाणा जीके की जो वीडियो है वो लेके आऊँगी, जिसमें हम करंट और जो हरियाणा की योजनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक सेकेंड। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का है? तो ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, ये व्यक्ति जो पर्सनैलिटी के जो टाइप है यूंग ने बताए थे, जिसमें पर्सनैलिटी के उसने दो टाइप बताए थे, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो होते हैं जो सामाजिक होते हैं और जो इनमें सृजनात्मक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपने आप में रहते हैं और ना ही वो ज़्यादा सामाजिक होते हैं, ना समाज के लोगों से ज़्यादा उनको घुलना मिलना पसंद होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा व्यक्तित्व का अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब लक्षण नहीं है। तो आत्म केंद्रित, बिल्कुल अंतर्मुखी मैंने बताया, आत्म केंद्रित तो होते ही हैं। रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव भी होते हैं वो, लेकिन सामाजिक सामाजिक नहीं होते हैं। सामाजिक कौन होते हैं? जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं और वो समाज से ज़्यादा घुलते मिलते हैं। जो लेकिन जो दब्बू होते हैं इनको अंतर्मुखी में ही लेते हैं हम। जो दब्बू किस्म के जो व्यक्ति होते हैं उनको अंतर्मुखी ही माना जाता है। वे समाज से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? उसका जाएगा सामाजिकता। तो उसके बाद एक और उसने ऐड कर दिया था पर्सनैलिटी का, जिसको हम उभयमुखी भी बोलते हैं। तो ये पर्सनैलिटी के टाइप रहेंगे, या आप एक पर्सनैलिटी की थ्योरी में अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आप इस जो थ्योरी है या जो पर्सनैलिटी की जितने भी टाइप थ्योरी है या फिर ये शील गुण के आधार पर जो थ्योरी है उनको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है। तो ये खाली जो नियम है ये पूछ लिए गए हैं। तो जो हमारे अधिगम के नियम है उनको आपको अच्छे से याद करना है। तो अधिगम के नियम से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अधिगम के जितने भी नियम है आपको याद कर लेना है। तो पहला है एडवर्ड एल थोंडाइक ने। तो बिल्कुल तत्परता का जो नियम है वो किसने दिया था? जिसको हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। तो उसी का ये जो नियम रहेगा, तत्परता का जो नियम है उसी में आएगा। उसमें उन्होंने 3 नियम दिए थे, मुख्य नियम। पहला था प्रयास त्रुटि के सिद्धांत में पहला क्या था? अभ्यास का नियम। दूसरा था पहला था अभ्यास का नियम। दूसरा था प्रभाव का नियम और तीसरा था तत्परता का नियम। ये 3 जो मुख्य नियम रहेंगे किसके? थॉर्नडाइक के। और जे बी वाटसन संबंधित रहेंगे व्यवहारवाद से। इनको ही व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो पावलोव है, उसने कौन सा दिया है? पावलोव ने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो पावलोव ने दी है। मैक्स जो वर्देमर है ये कहाँ से? गेस्टाल्टवादी रहेंगे। गेस्टाल्टवाद थ्योरी से इनका संबंध रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर के शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारे प्राथमिक स्तर पर आपको पता है जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल कम आयु के होते हैं और उनको हम कौन सी विधि से बेस्ट तरीके से पढ़ा सकते हैं? तो यहीं पर यही पूछा है। तो कौन सी उपयुक्त नहीं है? समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में क्या होता है? बच्चे को प्रॉब्लम दी जाती है और उसको खुद से सोल्व करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सबसे पहले वो बच्चा सोचता है और उसके अंदर सोचने की शक्ति का विकास किया जाता है। गतिविधि उपागम, एक्टिविटी अप्रोच तो बेस्ट होती है प्राइमरी लेवल पर टीचिंग के लिए। लेकिन जो लेक्चर मेथड होता है वो अपर क्लासेज में रहता है बेस्ट। लेकिन जो लोअर क्लासेज होती हैं, जो हमारा प्राइमरी लेवल होता है, वहाँ पर लेक्चर मेथड को बेस्ट नहीं माना जाता, क्योंकि बच्चे को जब तक करके नहीं देखेगा वो सीखेगा नहीं। तो इस तरह से आपको लेक्चर मेथड्स को प्राइमरी लेवल पर कभी भी अच्छा नहीं मानना है। तो जो लेक्चर मेथड रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। और प्रोजेक्ट विधि तो क्या रहेगा? बिल्कुल बेस्ट रहती है। किस पे? प्राइमरी लेवल पर बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे सकते हैं हम। ये नहीं कि उनकी अक्षमता से ज़्यादा हम उनको दें, क्षमता से ज़्यादा नहीं देना है। प्रोजेक्ट उतना ही देना जितना बच्चा कर पाए। तो यहाँ पे ये समस्या समाधान, गतिविधि और प्रोजेक्ट, ये तीनों चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हैं, तो इसलिए इनको अच्छा माना जाता है। लेकिन लेक्चर मेथड जो विधि है वो टीचर सेंटर है और प्राइमरी लेवल पर कभी भी टीचर सेंटर्ड विधि को तो वैसे भी हम प्रेफर नहीं करेंगे। टीचर सेंटर्ड विधि को हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं। तो इसलिए व्याख्यान विधि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि उसको क्या कहा जाता है? कि ऐसा जो फोर्स जिससे कि बच्चा क्या होता है, बच्चे का जो बिहेवियर है उसमें उसको मोटिवेट होता है। तो क्या रहेगा? लक्ष्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है वह है। तो यहाँ पे ऐसे फोर्स के बारे में पूछा है कि जो बच्चे के बिहेवियर को क्या मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लक्ष्य, गोल। हाँ भाई, जो गोल है वो प्रेरित कर सकता है। प्रबल, प्रेरणा। हमें इंग्लिश में ज़्यादा देखना, देखो ड्राइव, ज़्यादातर जो ड्राइव होता है वही मोटिवेट करता है। अवरोध, अवरोध से तो कोई भी मोटिवेट होता ही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, गोल से भी ज़्यादा बेटर हमारे लिए क्या है, ड्राइव। अगर कोई भी चीज़ हम कुछ भी चीज़ अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे, कोई भी ड्राइव देंगे, जैसे बच्चे को कुछ सिखाने के लिए हम टॉफ़ी दे रहे हैं, तो वो क्या करती है, वो प्रबल प्रेरणा जिसको हम ड्राइव बोलते हैं उसका कार्य करती है। तो इस तरह से क्या है, बच्चा उसके जल्दी सीखता है। कुछ भी बच्चे को अगर हमें सिखाना है तो हम कुछ भी बोलते हैं कि बेटा आप ये कर लो, आपको ये इनाम दिया जाएगा, तो वो क्या है, वो उसके लिए ड्राइव दे रहे हैं हम। तो ये सब चीज़ें क्या इसमें आएंगी, प्रबल प्रेरणा का इसका एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट है, लक्ष्य को हम मान सकते हैं लेकिन हमारी जो सीडीपी है उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, ड्राइव को माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी हमारे सिद्धांत दिए हैं उसमें मेन क्या है, जैसे उस थोंडाइक का हुआ या पोब्लो का हुआ, जो भी है उसमें हम ड्राइव को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसमें क्या आएगा, प्रबल प्रेरणा ही रहेगा, जिससे हम बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं कुछ भी सीखने के लिए, कोई भी व्यवहार करने के लिए। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, नैतिकता वाली भुजा कहेंगे ईड को, ईगो को, या फिर सुपर ईगो को, या फिर ईड या सुपर ईगो को। जो नैतिकता वाली जो अवस्था है वो किसको माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सिगमंड फ्राइड ने जो व्यक्तित्व के जो संरचना के आधार पर तीन जो अवस्थाएं हैं वो बताई हैं। संरचना के आधार पर तीन अवस्थाएं बताई हैं, पहली ईड, दूसरी ईगो और तीसरी रहेगी सुपर ईगो। जो ईड होता है वो जन्मजात होता है, यह जन्मजात होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ईड होता है वो जन्मजात होता है और ये बच्चे से ज़्यादा, बाल्यावस्था से ज़्यादा संबंधित होता है। ईड, इसमें क्या होता है, बच्चा बस सुख प्राप्त करना चाहता है, इसको सुखवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। सुख से कौन सा ये प्रेरित होता है तो पूछा जाए तो वो क्या होता है, ईड होता है। इसमें क्या होता है, ईड में बच्चा कुछ भी चाहे, कुछ भी हो जाए, उसको वो चीज़ चाहिए जो उसे पसंद है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये सुखवादी सिद्धांत से रिलेटेड होता है। जैसे कोई भी बच्चा है, जिद कर लेता है तो बोलता है मुझे बस ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये सुखवादी सिद्धांत से प्रेरित होता है। ईगो में क्या होता है, ईगो में हम क्या कर पाते हैं, ईगो में संतुलन स्थापित होता है। जैसे कि अगर किसी को स्कूल में 500 रुपये पड़े मिल गए, ईगो में क्या होगा, अगर वो बच्चा इगोइस्टिक होगा तो वो सोचेगा, क्या सोचेगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा, वो परिणाम की चिंता करेगा। लेकिन ईड वाला क्या करेगा, ईड वाला उठा के अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसे पैसे मिल गए, मुझे ये चॉकलेट खानी है, इसे ये लाना है, बस उसे इस परिणाम की चिंता नहीं, अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। लेकिन ईगो वाला सोचता है कि अगर पकड़ा गया तो क्या होगा, तो परिणाम की सोचता है। और वो क्या होता है, ये वास्तविकता पर रिलेटेड होता है, ये वास्तविकता से संबंधित होता है। कौन सा, ईगो, वास्तविक जीवन में क्या हो सकता है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड। तो ईगो वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके मन में ये रहता है, संशय रहता है कि मैं उसको रखूं या ना रखूं, पैसों को रखूं या ना रखूं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह नियम के विरुद्ध क्रियाओं को रोकने का प्रयास करता है। जो ईगो होता है वो क्रियाओं को रोकने का, जो नियम के विरुद्ध, जैसे 500 रुपये रखना किसी और के हैं, हमारे नियम के विरुद्ध है, तो रोकने का प्रयास करता है। इसमें प्रयास किया जाता है, रखता है या नहीं रखता है वो बात की बात है, लेकिन इसमें उसके मन में असमंजस होता है। तो इसलिए वास्तविकता से रिलेटेड है। सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो आदर्शवाद से रिलेटेड होता है और ये नैतिकता से रिलेटेड होता है। लेकिन इस सुपर ईगो की स्टेज में व्यक्ति क्या सोचता है कि 500 रुपये किसी और के हैं, मुझे ये जाके प्रिंसिपल के पास जमा करवाने, तो तुरंत जाकर प्रिंसिपल के पास जमा करा देता है वो बच्चा, तो जिसको में सुपर ईगो की अवस्था होती है। तो ये आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ईड कई बार पूछा जाता है सुखवादी सिद्धांत से कौन सा रिलेटेड है, ईड है। वो नैतिकता, वास्तविकता से रिलेटेड पूछा जाए तो ईगो है, और नैतिकता से रिलेटेड कौन सा है, नैतिकता से रिलेटेड सुपर ईगो है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आदर्शवाद से रिलेटेड पूछा जाए, नैतिकता से रिलेटेड पूछा जाए तो सुपर ईगो रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के उत्प्रोत घूमती है। तो जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसकी जो विषय वस्तु है, कहाँ किन किन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं। शिक्षार्थी और शिक्षण अधिगम अनुभव बिल्कुल सही है। लर्नर और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बिल्कुल अधिगम परिचित है। तीनों सही हो, फोर्थ सभी सही विकल्प हैं इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। जो हमारी मैच्योरेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, मेच्योरिटी में अभ्यास का महत्व होता है। जरूर इसमें अभ्यास का महत्व नहीं होता है, क्योंकि बच्चा अगर चाहे अभ्यास करो चाहे ना अभ्यास करो, मेच्योर तो होगा ही। जितनी एज होती जाती है, ज़्यादा हो जाता था वो मेच्योर होता जाता है, तो इसमें अभ्यास का कोई रोल नहीं है।
परिपक्व एक शारीरिक क्रिया है, बिल्कुल ये एक शारीरिक क्रिया रहेगी भी, फिजिकल साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है ये रहेगी। बच्चा अगर 10 साल का है तो उसमें इतनी नॉलेज है, अगर युवा हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, अगर ओल्ड एज हो जाएगा तो उसमें और ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। परिपक्वता इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यही कथन सही है, बाकी सब गलत है। ये मृत्यु तुरंत नहीं चलती है, परिपक्वता कभी भी मैच्योरिटी कंटिन्यू टिल डेथ तक नहीं होती है, एक समय के बाद रुक जाती है। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज सम्मिलित होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, परिपक्व एक शारीरिक क्रिया है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा धुंधला है, इसको आप मैनेज कर लेना, मैं आपको बोल के बताती हूँ। मेरे पास पेपर ही ऐसा है, ये मैंने बहुत सी कोशिश की नेट से दूसरा पेपर डाउनलोड करने की, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये आप मैं बोल के बता देती हूँ, आपको ध्यान से एक बार समझ लेना। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किसके ऊपर देता है, शिक्षा केंद्र, शिक्षक केंद्र शिक्षा पर, छात्र केंद्र शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्र शिक्षा पर, विद्यालय केंद्र शिक्षा पर। आपको पता है दो ही ज़्यादातर जो हमारी एजुकेशन है उनकी बात की जाती है, एक टीचर सेंटर और एक चाइल्ड सेंटर। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो बात होती है वो चाइल्ड सेंटर पर होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान पे किसके ऊपर बात देती है, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था का मतलब है 6 से 12 साल का जो पीरियड होता है हमारा, उसमें बच्चे का कौन सा लक्षण है, हठी, सेल्फ एसरेशन होता है, मतलब ज़्यादातर जिद्दी होता है, समय की संकल्पना, उसमें टाइम कंसेप्ट आ जाता है, सामाजिक संकल्पना, सोशल टेंडेंसी हो जाता है, या वीर पूजा। वीर पूजा तो हमें पता है किस में होती है, किशोर अवस्था में होती है। हठी बच्चा किस में होता है, बाल्यावस्था में, जो पूर्व बाल्यावस्था उसी में ये हो जाता है। समय की संकल्पना और टाइम कंसेप्ट भी बच्चा किस में सीख जाता है, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन बोर्ड ने इसका क्वेश्चन सामाजिक संकल्पना सही माना है, सोशल टेंडेंसी, क्योंकि जब जब बच्चा किशोरावस्था की तरफ जाता है तो उसमें सोशल टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैसे टाइम कंसेप्ट भी बच्चा ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में ही सीखते हैं, क्योंकि 6 से जो 12 साल तक का जो पीरियड होता है, 6 से 12 साल तो क्या होता है, बाल्यावस्था का पीरियड होता है। तो ये आपको पता है, लेकिन इसमें जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा समय के टाइम के कंसेप्ट भी उसी में आता है, लेकिन जो सामाजिक संकल्पना है ये बोर्ड ने सही माना। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है। तो आपको पता ही है, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली कौन सी होगी, पहली होगी सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कंक्रीट, चौथी हमारी हो जाएगी फॉर्मल। तो पहली 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से अबू फोर्थ वाली जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेधा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची है। भैया मेधा मेरे को तो हिंदी में तो बिल्कुल समझ नहीं आया, आपको इंग्लिश में देखना जो वर्ड हिंदी में नहीं समझ में आए। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनियम, तो ये सिनोनियम नहीं होते बिल्कुल भी, ये गलत दिया हुआ है। तो यही कथन इसमें गलत है। एक मेधावी बालक हो सकता है सृजनात्मक न हो, बिल्कुल हो सकता है भी। कोई इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं वो क्रिएटिव भी होगा। एक सृजनात्मक बालक उच्च दर्जे का मेधावी हो सकता है, बिल्कुल। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो उसमें इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा उच्च दर्जे की हो सकती है, ये भी हो सकता है। सृजनात्मकता का पोषण, सृजनात्मकता को हम बढ़ा सकते हैं, वातावरण के साथ अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो किसी की क्रिएटिविटी बिल्कुल बढ़ सकती है। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, ये दोनों सिनोनियम नहीं है, ये फर्स्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट है, विद्यालय में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए। ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक हैं, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है। सह पाठ्येतर जो गतिविधियां उनको बोला जाता है को करिकुलर एक्टिविटी, जो इंग्लिश में बोलते हैं हम को करिकुलर एक्टिविटी, जो पढ़ाने के साथ साथ हम अन्य जो गतिविधियां करते हैं उनको को करिकुलर एक्टिविटी बोला जाता है। तो ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये छात्र के समग्र विकास में बिल्कुल सही है, छात्र के समग्र विकास में सहायक होती हैं। शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक है, गलत। ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जरूरी नहीं उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटी से जो बच्चा 10 मिनट में सीखता है वो 5 मिनट में सीख जाता है। जो कंसेप्ट हमें 10 मिनट में सिखाना होता है, वैसे को करिकुलर अगर एक्टिविटी हम करवाएंगे बच्चे को, उससे बच्चा जल्दी सीखता है। तो ये सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, छात्र के समग्र विकास में सहायक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। आकार, अनुराग, ईमानदारी, भाषा। तो ये भाषा इसका रही रहेगा, भाषा किसके अंतर्गत आता है, मानसिक विकास के तहत आता है। नेक्स्ट है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। तो सामान्य बुद्धि आपको पता है 90 से 109 का जो जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। और इससे जो 140 से ऊपर होता है उसकी परखर बिल्कुल क्या प्रतिभाशाली माना जाता है उसको। और जो 25 वाला है उसको बिल्कुल जड़ माना जाता है। और मानसिक मंदता के भी 3 टाइप बताए हैं, मॉडरेट 25 से 35 वाला,
क्या होता है, बिल्कुल जो निम्न जिनमें मानसिक मंदता होती है। फिर 35 से 50 वाला मॉडरेट में आता है, और 50 से जो 70 वाला आता है वो जिसको हम सामान्य जो मानसिक मंदता होती है उसमें आता है। और सामान्य बुद्धि लब्धि वाला होता है 90 से 109 में, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है मानसिक बुद्धि या विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है। मानसिक वृद्धि और विकास किसके लिए, अनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर दोनों आए तो इसमें दोनों को ही आपको राइट माना, अनुवांशिकता और पर्यावरण कारक दोनों से ही मानसिक वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं या फिर नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रार्थना सभा, सही सामाजिकरण, बुद्धि या सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें से कौन नैतिक मूल्यों में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रार्थना सभा से भी बच्चे में नैतिक मूल्य आते हैं। प्रार्थना सभा में हम सीखते हैं किसके बारे में, भगवान के बारे में। हम मतलब अच्छे कर्म करें, अच्छे ये करें, तो ये नैतिक मूल्य होते हैं। सही सामाजिकरण से भी सोशल, अगर हम समाज में अच्छी बातें देखेंगे कि कोई बच्चा अच्छा कार्य करते हुए देखेंगे किसी को, तो हमारे अंदर भी वो नैतिक मूल्य आएंगे। जैसे अपने माता पिता पेरेंट्स की सेवा कर रहा है कोई बच्चा, तो उसको देखकर ये लगेगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो ये सही सामाजिकरण का के हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुद्धि, जैसे कौन बालक में नैतिक मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुद्धि अगर बच्चे में अच्छी अगर इंटेलिजेंस है, अगर बच्चा है, तो अगर वो सही गलत तभी समझ पाएगा अगर बच्चे में जो इंटेलिजेंस है वो सही होगी। तो अगर वह मानसिक मंदता का बच्चा है तो उसको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। तो ये इसमें क्या जाएगा, सही विकल्प, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए। जो शिक्षण सहायक सामग्री है, टीचिंग एड्स, क्यों यूज करते हैं हम टीचिंग एड्स, ताकि बच्चा आसानी से सीख सके और जो हमारी कंसेप्ट है वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो सके। या कक्षा में शिक्षक को बोझ तो इसमें कुछ कम नहीं होता। बोझ क्या होता है, शिक्षक को तो और ज़्यादा कुछ करना पड़ता है टीचिंग एड्स बनाते समय। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए ज़रूरी नहीं है हम जब भी हम टीचिंग एड्स यूज़ करें कि कक्षा में आजकल तो जो बिल्कुल मौन बैठी हुई कक्षा को अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि जो बच्चे सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी कक्षा को हम अच्छा मानते हैं। शिक्षण में सहायक होने के नाते अच्छा माना जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के लिए हम टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना। विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना कौन सी अभिप्रेरणा रहेगी, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। तो ये हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा से रिलेटेड होना, खुद के लिए, मतलब खुद के लिए अंदर से अभिप्रेरित होना कौन सा रहेगा, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। जन्मदिन पर पोशाक मिलना, हम जन्मदिन इसलिए मना रहे हैं कि हमें नई नई पोशाकें मिलेंगी, वो क्या रहेगी, हमारी बाह्य अभिप्रेरणा रहेगी। विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, ये भी हम ज़्यादातर बाह्य में ही मानेंगे, बाह्य में ही जाएगा ये। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, स्वयं के लिए समस्या का खुद से समाधान करा। वो किसी से के कहने पर कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा। अगर हम किसी के कहने पर कुछ कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ से प्रेरित होकर, बाहर की चीज़ से प्रेरित होकर कर रहे हैं, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा में जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट है गेने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, गेने की रहेगी। और सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। और मैंने कई बार बताया, इन्होंने एक शंकु की आकृति में 8 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले उसने बताया था सिग्नल लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं संकेत अधिगम। संकेत अधिगम, फिर दूसरा कौन सा रहेगा, इसमें 8 प्रकार हैं, संकेत अधिगम, शब्द साचार्य अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन अधिगम, बहुत से संकेत, चैन लर्निंग जिसको हम श्रृंखला अधिगम भी बोलते हैं। फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, सेकंड नंबर पर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम रहेगा। तीसरा रहेगा शब्द साहचर्य चैन लर्निंग रहेगा। चौथा रहेगा शब्द साहचर्य अधिगम। फिर डिस्क्रिमिनेशन अधिगम, फिर रहेगा सबसे ऊपर रहेगा हमारा समस्या समाधान अधिगम। तो ये आपको याद रखने, एक बात देख लेना, ये मैंने पिछली वीडियो में करवाया भी है। अगर आपको पूरे याद नहीं हो तो ऊपर के 2 तो आपको याद ही होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है सबसे ऊपर वाला कौन सा रहेगा, तो सबसे ऊपर वाला है इसका समस्या समाधान अधिगम रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 8 प्रकार बताए हैं गेने ने। नेक्स्ट है वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है। तो ये कम आनंदित होता है तो बच्चा क्या, सामाजिक कम है। अगर वह कम आनंदित होता है अपने अभिभावकों के साथ तो सामाजिक विकास से संबंधित है, उसका सामाजिक विकास सही हुआ है। या फिर कम आनंदित है, या किससे आप किस तरह से लेंगे इसको, नेगेटिव सेंस में लेंगे या पॉजिटिव में। कम आनंदित होता अपने अभिभावकों से तो उसका सोशल विकास अच्छे से हो गया कि हमें माता पिता के साथ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। या फिर हम दूसरी सेंस में भी ले सकते हैं, वो मेच्योर हो गया है, उसका सामाजिक विकास अच्छे से हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें राइट आंसर क्या माना है, सामाजिक विकास से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे पर्यावरणीय कारक पूछे हैं।
सामाजिक कारण पर्यावरण से रिलेटेड है, बिल्कुल समाज से रिलेटेड है। सांस्कृतिक कारक भी पर्यावरण से रिलेटेड है और आर्थिक इकोनॉमिक फैक्टर भी पर्यावरण से रिलेटेड रहेंगे। तो ये सभी विकल्प इसका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम है। तो ये बिल्कुल सही है। अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, तो वृद्धि कभी भी जीवन पर्यंत नहीं चलती, विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो ये वृद्धि जीवन पर्यंत, वृद्धि एक समय के बाद, ज़्यादातर किशोरावस्था के बाद रुक जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नहीं, आगे भी पढ़ लेते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, बिल्कुल सही है। जो हमारी ग्रोथ है वो किसका, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। और विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट है। ये मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, समानांतर खेल है। ये भी थोड़ा ब्लर है, ये भी आप थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। समानांतर खेल क्या है, यहाँ पे पैरेलल प्ले के बारे में पूछा है। आपको पता है पैरेलल प्ले, पैरेलल जो लाइन होती है क्या होती है, बिल्कुल सीधी चलती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो पैरेलल प्ले का मतलब भी वही होता है, कभी भी बच्चा साथ साथ नहीं खेलता है। तो इसमें अलग अलग खेलना पैरेलल प्ले का एग्जाम्पल रहेगा। समूह में खेलना कोऑपरेशन प्ले में आ जाएगा, कोऑपरेटिव प्ले भी बोल सकते हैं हम इसको, या समूह खेल जिसको बोलते हैं हम, सामूहिक खेल बोल सकते हैं। तो समूह में खेलना, छोटे समूह में सहभागिता, रोल प्ले, ये सब क्या रहेंगे, सामूहिक खेल रहेंगे। लेकिन अलग अलग खेलना क्या है, पैरेलल खेल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? तो यहाँ पर भावात्मक पक्ष की क्रिया नहीं है। तो भावात्मक पक्ष से जो तीन पक्ष बताए थे, जो हमारे उद्देश्यों से संबंधित भी तीन पक्ष दिए हैं किसने, जो हमारे व्यवहारात्मक उद्देश्य जो बीएस ब्लूम के द्वारा दिए गए हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक, और तीसरा रहेगा हमारा मनोशारीरिक उद्देश्य। तो उसी तरह यहाँ पे पूछा कि भावात्मक पक्ष से कौन सा संबंधित नहीं है। तो भावात्मक पक्ष से स्वीकारना भी रहेगा, आज्ञा पालन भी रहेगा, लेकिन प्रभावित करना भी रहेगा। लेकिन जो फर्क करना है वो नहीं आता है किसमें, भावात्मक पक्ष में। तो ये आपको एक बार ध्यान से याद करने हैं। ये सभी संज्ञानात्मक पक्ष में भी कौन कौन से आते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में इंस्ट्रक्शन आ जाता है, ज्ञान, कई चीज़ें हैं। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, उसमें उसके भी 3-4 पार्ट हैं, जिसके हमारे जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसके भी 3 या 4 पार्ट हैं, और भावात्मक पक्ष के भी, और फिर मनोशारीरिक पक्ष के भी 3 या 4 बातें हैं, वो जो सब पार्ट हैं इसके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ये सब पार्ट्स किसके रहेंगे, ये तीनों रहेंगे भावात्मक पक्ष के, लेकिन ये नहीं है। तो यही पूछा है इसमें। इसके इन सबके सब पार्ट्स आपको एक बार देख लेना है कि कौन से हैं कौन से नहीं है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आया है तो आगे भी रिपीट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि स्तर के शिक्षा प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर समृद्धि स्तर के शिक्षा प्रतिमान, जो टीचिंग मॉडल्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग इज। तो टीचिंग के मॉडल हैं, ये 3 दिए थे। शिक्षण के जो स्तर हैं, टीचिंग के जो लेवल हैं, ये 3 लेवल हैं, और ये बिग्गी के द्वारा दिए गए हैं। तो पहला लेवल तो है वही जो समृद्धि स्तर, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेमोरी लेवल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। दूसरा रहेगा हमारा बोध स्तर, हिंदी में बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल रहेगा दूसरा। और तीसरा रहेगा रिफ्लेक्टिव लेवल। तीन जो लेवल हैं टीचिंग के ये दिए हैं। और मेमोरी लेवल को ही हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लेवल को ही हम हर्बर्ट का प्रतिमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी लेवल को जॉन एफ हर्बर्ट के इसके प्रतिपादक रहेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हर्बर्ट का प्रतिमान भी बोला जाता है। दूसरा रहेगा अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है, उसको बोला जाता है मॉरिशस का प्रतिमान, जिसको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये मॉरिशस ने दिया था इस स्तर को, इसलिए इसको मॉरिशस का प्रतिमान बोला जाता है। और तीसरा हमारा रहेगा रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम बोलते हैं हंट का प्रतिमान, ये हंट ने दिया था। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अगर आगे क्वेश्चन आ जाए तो इसका जो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, तीसरा हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था, इसलिए इसको हर्बर्ट का प्रतिमान बोलते हैं। दूसरा मॉरिशस ने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल, मॉरिशस, इसलिए इसको मॉरिशस का प्रतिमान बोलते हैं। और तीसरा हमारा रहेगा रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम हंट का प्रतिमान बोलते हैं, क्योंकि हंट ने दिया था। और अब इनमें होता क्या है ये आपको सीखना है। तो इसमें हम जो पहला हमारा जो रहेगा टीचिंग का जो सत्र है, उसमें क्या होता है, बच्चा मेमोरी लेवल, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बच्चा चीज़ों को रट कर सीखता है। इसमें क्या करता है बच्चा, ज़्यादातर रटता है चीज़ों को और याद करने की कोशिश करता है। और ये टीचर सेंटर रहेगा, ये जो टीचिंग जो मॉडल रहेगा ये टीचर सेंटर है, क्योंकि इसमें बच्चे को सिर्फ सूचनाएं दी जाती हैं, सूचना क्रम में दे दी जाती हैं, और बच्चा उनको रट लेता है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, बच्चे
इसमें समझने पर ज़्यादा जोर देता है। इसमें बच्चा अर्थ को समझकर ही सीखता है और इसको बहु इंद्रिय अनुदेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और इसमें क्या होता है, इसको दूसरा स्तर बोला जाता है शिक्षण का, और इसको पहला स्तर बोला जाता है। तीसरा रहेगा रिफ्लेक्टिव लेवल। और इसमें क्या होता है, इसको हंट का प्रतिमान बोला जाता है। यह भी बहु इंद्रिय अनुदेशन रहता है था। इसको क्रिएटिव बोला जाता है, क्रिएटिव इंस्ट्रक्शन बोला जाता है, इसको अनुदेशन बोला जाता है। इसमें बच्चा बहुत सी चीज़ें कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, इसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर सकता है, खुद से स्वचिंतन भी कर सकता है इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आए मेमोरी स्तर से, आपका गलत नहीं होना चाहिए। पहला मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल है जो कि मॉरिशस ने दिया, तीसरा हमारा रहेगा रिफ्लेक्टिव जो कि किसने, हंट का प्रतिमान बोला जाता है, हंट ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। अनौपचारिक, यहाँ पे अनौपचारिक तीन तरह की शिक्षा है वैसे, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, तीन तरह की शिक्षा है। जो औपचारिक होती है, जो हम नियम से, कायदे कानून से, रूल रेगुलेशनों से जो बाउंड होते हैं, उसको हम औपचारिक में लेते हैं। और जो हम ऐसे ही शिक्षा कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं, वो अनौपचारिक में आता है। और जो निरौपचारिक होती है, वो ना तो उसमें ज़्यादा बाउंडेशन होती है और ना ही वो ज़्यादा क्या होती है, ओपन होती है। उसमें कुछ नियम होते हैं और कुछ नहीं होते, वो मतलब दोनों का मिक्सचर होती है। तो अब जैसे हमारे जो विद्यालय वाली शिक्षा है, वो क्या आती है, औपचारिक होती है। उसमें हमें जैसे सुबह 8 बजे स्कूल में आना है, उसके नियम रेगुलेशन बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। लेकिन जो हमारे घर पर हमें जो जैसे माता पिता से जो कुछ सीख रहे हैं, कहीं से भी सीख रहे हैं, तो वो हमारे अनौपचारिक में आएगी। और निरौपचारिक जो शिक्षा होती है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, दूरस्थ जो शिक्षा है, जो घर बैठे हम लेते हैं, शनिवार संडे को जाते हैं, वो हो हमारी कौन सी रहेगी, निरौपचारिक में रहेगी। तो ये माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा बिल्कुल अनौपचारिक में आएगी, पास पड़ोस के द्वारा भी अनौपचारिक में आएगी, साथियों के द्वारा प्राप्त भी अनौपचारिक में, लेकिन कक्षा जो शिक्षण है वो औपचारिक का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध और विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया है वैध होनी चाहिए और विश्वसनीय निष्कर्ष पर कौन सी विधि से पहुंच सकते हैं। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड से ही हम बिल्कुल विश्वसनीय और वैध पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, उसका एक ही उत्तर होता है, फिक्स्ड होता है। वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। लेकिन जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, उसमें तो खुद से अपने अंदर के जो गुण व दोषों का आंकलन किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति होगा तो खुद के जो गुण है उनको ज़्यादा दिखाएगा और दोषों को कम बताएगा। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में भी बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। प्रयोगात्मक विधि को भी हम ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को ज़्यादा हम क्या नहीं मानते हैं, इतना विश्वसनीय नहीं मानते हैं। लेकिन इसमें सबसे विश्वसनीय और वैध कौन सा रहेगा, वस्तुनिष्ठ रहेगा। नेक्स्ट, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि में भी हर बच्चा या हर जो टीचर्स है वो अलग अलग तरह से क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। तो यहाँ पे बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और जो उसके कौन से हैं, अभी मैंने बताया था अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, इन सब का उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। तो कौन सी विधि होगी, वो व्याख्यान लेक्चर मेथड से तो बिल्कुल नहीं होती। उसमें क्या बच्चा कुछ क्रिएटिव कुछ एक्टिव तो है ही नहीं, तो उसमें मनोगत्यात्मक जो पक्ष है उसका कुछ भी पूरा नहीं होता है। समूह चर्चा में क्या होता है, समूह चर्चा में कॉग्निटिव हो रहा है, भावात्मक भी हो रहा है, लेकिन इसमें भी बच्चा क्या होता है, सिर्फ चर्चा कर रहा है, एक्टिव नहीं है। लेकिन भूमिका निर्वाह में, रोल प्ले में सभी हो रहे हैं। कॉग्निटिव भी हो रहा है, उनको कैसे रोल करना है, कौन सी भूमिका करनी है, कैसे बोलना है, और फिर वो अपने शरीर का भी प्रयोग कर रहा है, तो एक्टिव भी है। तो ये मनोगत्यात्मक पक्ष भी इसमें आ जाएगा। तो इसका सही बेस्ट ऑप्शन रहेगा भूमिका निर्वहन। नेक्स्ट है, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है। शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रीफोर्समेंट आपको पता है किसका, जो लर्निंग है उसका क्या रहेगा, पार्ट रहेगा। शिक्षण, अधिगम का पार्ट क्या रहेगा, पुनर्बलन रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, किस प्रक्रिया का भाग है। जो लर्निंग प्रोसेस है उसका भाग होता है, क्योंकि लर्निंग के दौरान ही बच्चे को अगर हम पुनर्बलन करते हैं, अगर हम कोई भी ड्राइव पुनर्बलक के रूप में देते हैं, तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होकर ज़्यादा सीखता है। बालक में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ही गलत आया था, इसमें सबको बोनस पॉइंट मिला था। तो यहाँ पर कौन सा कारक जिम्मेदार है व्यक्तिगत भिन्नता के लिए, कौन सा कारक जिम्मेदार रहेगा, माता पिता की मनोवृत्ति। ऐसा कुछ नहीं है कि माता पिता की मनोवृत्ति से बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता आती है, बुद्धि से आती है, नस्ल स्थान। तो ये इसमें सब ऑप्शन ही थोड़े अलग दिए हुए थे, डाउटफुल था, तो ये क्वेश्चन इसका बोनस पॉइंट मिला था। बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।